हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मतलब जिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करना है। तो एक तो हमारा ये क्वेश्चन है, दूसरा कुछ जो क्रिस्टलाइन आयोनिक सॉलिड्स होते हैं उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद क्या है, हमारा ये चैप्टर जो सॉलिड स्टेट है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। ठीक है, वो क्वेश्चन में नहीं है लेकिन उससे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में भी पहले ले लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सब जानते हो आप, कक्षा 7th 8th से पढ़ रहे होगे कि दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस बेस पर क्या है, हम जो भी मटेरियल्स हैं, मैटर है, उसको हम मेनली दो भागों में बांटते हैं ब्रॉडली। एक तो कंडक्टर और दूसरे इंसुलेटर। तो यहाँ जो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिफाइन करने के लिए जो बेस मानेंगे वो मानेंगे कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ऑन दी बेस ऑफ कंडक्टिविटी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको हम मेनली 3 टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट आते हैं कंडक्टर्स, ठीक। सेकंड इंसुलेटर्स, और थर्ड सेमीकंडक्टर्स। फिजिक्स में भी आपको इनकी डिटेल्स मिलेगी। यहाँ हम बस इतना समझेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंडक्टिविटी के बेस पर क्या क्या उनकी मेन पैरामीटर्स होता है। ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स में भी यहाँ आपका जो मेटल्स, इसका आपका जो है टिपिकल एग्जाम्पल मेटल्स मान सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। तो ये मेटल्स क्या होते हैं, इनमें जो कंडक्टिविटी होती है वो ध्यान रखना है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। भाई हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, वो चाहे आयंस के मूवमेंट के रूप में हो या ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो मेटल्स में जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके रूप में होती है, किसकी वजह से होती है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी बात आपको ध्यान यहाँ रखनी है कि जो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स होती है उसका जो ऑर्डर है वो 10⁸ ओम इनवर्स Cm इनवर्स इस रेंज का होता है। इसका मतलब क्या है कि इनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए क्या है, इनको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हम यूज़ करते हैं। तो मेटल जो कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उनमें जो कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और उनका जो ऑर्डर होता है वो ये होता है। ठीक है, ये दूसरे अगर हम कंडक्टिविटी के बेस पर लें वो होंगे हमारे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, और ये क्या है, अलाउ नहीं करते, इलेक्ट्रिक करंट को एक एंड से दूसरे एंड तक अलाउ नहीं करते। और इनकी अगर ऑर्डर की बात करें, अगर कंडक्टिविटी के ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर होता है इनका 10⁻⁻12 ओम इनवर्स Cm इनवर्स। मतलब इसको आप ना के बराबर मान सकते हो। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। आप जानते हो वुड हुआ, प्लास्टिक हुआ, तमाम तरीके के क्या हैं नॉन कंडक्शन मटेरियल्स हुए, वो हमारे क्या हैं इंसुलेटर्स में आ जाएंगे।
थर्ड जो हमारा है सेमीकंडक्टर्स, जिसकी आपको क्या है फिजिक्स में भी काफ़ी डिटेल्स मिलेगी। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो मिडिल रेंज की होती है, मिडिल ऑर्डर की होती है, किसकी, कंडक्टर्स, मेटल्स और इंसुलेटर्स की। और अगर आप इसको क्या है एग्जैक्ट मैथमेटिकल उसमें कहें तो ऑर्डर जो होता है वो 10⁻⁻6 टू 10⁻6 ओम इनवर्स CM इनवर्स, इस ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है सेमीकंडक्टर्स के बारे में। एग्जाम्पल जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम क्या है इसी रेंज में आता है। दूसरी बात, हम इनको क्या है एन टाइप और पी टाइप के क्या है डोपिंग से भी बना सकते हैं, जिसके बारे में हमने स्टडी पीछे की थी। और डिटेल आपको एन टाइप कंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ये आपको फिजिक्स में भी मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि अगर इनके एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म इनका समझना है, जो बेस्ट मैकेनिज्म इनकी आज की डेट में है वो है बैंड थ्योरी। ठीक है, तो बैंड थ्योरी क्या है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड है और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है हमारा क्या कंडक्टिविटी का, किसमें, इंसुलेटर्स में, सेमीकंडक्टर्स में और कंडक्टर्स और मेटल्स में। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है। दूसरा था हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की मेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, अभी जो हमने उसका बेस क्या था, बेस था हमारा कंडक्टिविटी रेंज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का बेस क्या माना है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, वो माना है वो उनका इफेक्टिवनेस इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में वो किस तरीके का रेस्पॉन्स देते हैं, उसके बेस पर क्या है हमने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया है। और इस बेस पर क्या है 5 तरीके के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक रेस्पॉन्स के प्रति जो उनका बिहेव होता है, उस बेस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से 5 टाइप्स है वो, फर्स्ट होता है हमारा डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, दूसरे कौन से हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तीसरे कौन से हैं फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ कौन से हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, और 5 कौन से हैं फेरी मैग्नेटिक। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बेस पर, मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पॉन्स के बेस पर, मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम 5 भागों में डिवाइड्स करते हैं। कौन कौन से, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक। अब एक एक क्या है करके क्या है इनकी थोड़ी सी डिटेल समझते हैं। देखिए डायामैग्नेटिक क्या है, जब ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं तो बहुत वीकली क्या होते हैं, रिपेल्ड होते हैं, मतलब बहुत वीक तरीके से क्या है रेस्पॉन्स देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। Diamagnetic are those substances which are repelled very weakly in magnetic fields, और उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑर्बिटल्स। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे टिटेनियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, एक्सेट्रा। पैरामैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक वो हैं जो क्या है अट्रैक्टेड हो जाते हैं। ये तो लगभग नेग्लिजिबल रेस्पॉन्स देते हैं डायामैग्नेटिक, लेकिन ये क्या हो जाते हैं, ये अट्रैक्टेड हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। किस वजह से, इस वजह से क्योंकि
इनके एटम्स और आयंस में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली पेयर्ड नहीं होते, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, अनपेयर्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो मैग्नेटिक डाइपोल पोजेस करते हैं। और मैग्नेटिक डाइपोल होने की वजह से क्या है, उनमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रति अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, पैरामैग्नेटिक अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड आप हटा दो तो उनकी मैग्नेटिज्म क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको पैरामैग्नेटिक में ध्यान रखना है। डायामैग्नेटिक में क्या होता है, खास तौर से कोई रेस्पॉन्स नहीं देते। इसमें क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो इनका क्या है, मैग्नेटिक रेस्पॉन्स फिर रिमूव हो जाएगा। एग्जाम्पल पैरामैग्नेटिक में आपका आ जाएगा, जैसे Fe3+ आयंस के सॉलिड्स होंगे, ठीक है, Cu2+ के होंगे, या O2 सॉलिड फॉर्म में, ये सब क्या है, हमारे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अब जो है हमारा नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिक, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो स्ट्रोंगली, बहुत स्ट्रोंगली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। और इनकी खास बात ये है कि जिस तरीके से पैरामैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को हटाने पर उनकी क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, ये परमानेंट रहता है। आप मैग्नेटिक फील्ड हटा दो तो भी क्या है, इनमें मैग्नेटिज्म क्या है, वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, ये है। और ये किस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है कि ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन, मतलब जो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबका अलाइनमेंट क्या होता है, वो एक डायरेक्शन में होता है। ठीक, ये हो गया। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक वो होंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, लेकिन नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो जीरो आएगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे फेरोमैग्नेटिक में क्या था, इन सबकी डायरेक्शन एक दिशा में थी, इन सबका अलाइनमेंट जो था वो एक डायरेक्शन में था, और सबका एक डायरेक्शन में होने की वजह से क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो गया था। होता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंटी फेरोमैग्नेटिक में भी थे, लेकिन होता क्या है कि नेट जो इनका क्या है, जीरो, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि जो इनका कंपेंसेशन होगा वो जीरो होगा। आप इसको ऐसे समझ लो, मान लीजिए ये है, इसमें क्या है, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट एक दिशा में है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसमें क्या है, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 3 तो हैं इधर की डायरेक्शन में और 3 हैं इधर की डायरेक्शन में, तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल हो जाएगा तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, जीरो हो जाएगा। इसलिए क्या है, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया। फेरीमैग्नेटिक कौन से होते हैं, फेरीमैग्नेटिक वो होते हैं जो क्या है, स्मॉल नेट मैग्नेटिक मोमेंट रखते हैं, छोटा स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट रहता है इन सब्सटेंसेस में। ठीक है, ये है। और अगर आपको इनको सही से समझना है तो ये है, देखिए, फेरोमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में होगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या है, इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन नेट क्या है, वो जीरो होगा। जैसे इधर क्या है, टोटल 1 2 3 4, इधर भी क्या है, 1 2 3 4। फेरीमैग्नेटिक में क्या होगा, फेरीमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, अलग अलग अलाइनमेंट भी होगा, लेकिन क्या है, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो कम होगा, छोटा होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया था हमारा Fe3O4। तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, जो टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स होते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। ठीक है, इसमें वही लिखा है जो आपको मेन पॉइंट्स बताएं। ठीक है, ये हो गया। एक छोटी सी बात जो इस चैप्टर के लास्ट में आपको बतानी है मेनली, जिससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफ़ी, वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स
जो होते हैं उसमें जो आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये क्या सिलेबस के हिसाब से रह गया था थोड़ा सा, इनकी जो मेन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो आपको समझना है। तो जब आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात आएगी तो आपके सिलेबस में 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। नंबर 1 पर है AB टाइप, नंबर 2 पर है AB2 टाइप, और नंबर 3 पर है A2B टाइप। AB टाइप, AB2 टाइप एंड A2B टाइप, ठीक है। तो AB टाइप में आप ऐसा समझ लो NaCl, सीजियम क्लोराइड एंड ZnS। एक चीज़ आप ध्यान रखना है, इसमें A का मतलब है यहाँ कैटायन और B का मतलब है एनायन। पहले आप टॉपिक समझ लो सही से। आयोनिक क्रिस्टल्स, ऐसे आयोनिक क्रिस्टल्स जो जिसमें एक क्या है, एक कैटायन होगा, B एनायन होगा, ये 3 टाइप्स के हैं, AB टाइप, AB2 टाइप, A2B टाइप, ठीक है। इसमें एक कैटायन एक एनायन होगा, इसमें एक कैटायन 2 एनायन होंगे इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले में, मतलब आयोनिक फार्मूले में, और इसमें क्या है 2 कैटायन होंगे और एक एनायन, ठीक। ये हो गया। AB2 टाइप में जो हमारा आता है वो आता है CaF2, और A2B टाइप में आपको ध्यान रखना है Na2O। ये फ्लोराइड्स बोलते हैं इसको, एंटी फ्लोराइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये इनकी आपको क्या है थोड़ी सी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, मतलब ये आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि जो हमने पढ़े हैं मेन चीज़ें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, जैसे पैकिंग हुआ, वॉइड्स हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, उनका क्या है आप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा सा रिवीजन समझ सकते हो। और आयोनिक क्रिस्टल्स, ऐसे क्रिस्टल्स जो आयन से मिलकर बने हैं, उनकी केमिस्ट्री क्या है आप थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हो। तो इसमें जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वहाँ ये पढ़ेंगे कि इनमें पैकिंग कौन सी है, CCP पैकिंग है या FCC पैकिंग है, इस हिसाब से, ठीक है। दूसरा जो है इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। इस तरीके से इनके बारे में हमको डिटेल पढ़नी है। तो सबसे पहले लेते हैं AB टाइप। AB टाइप में लेते हैं हम NaCl। NaCl जो है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी क्या है टेबल के थ्रू से आपको क्या है क्लियरिटी आ जाएगी। अब इसमें क्या है Na+ और Cl-, इस तरीके से होता है, सबको मालूम है। सोडियम क्या है कैटायन है, और क्लोराइड आयन क्या है इसमें एनायन है। तो जब आप इसका एक्सरे डिफ्रैक्शन से इसके क्रिस्टल्स का विजुअलाइजेशन करते हैं तो साइंटिस्ट बताते हैं कि Na+ और Cl- का जो पैकिंग है वो CCP होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको क्या है इस पैकिंग को FCC भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि क्रिस्टल्स में हमने क्या पढ़ा है, क्रिस्टल्स में पार्टिकल्स होते हैं और उनके बीच में खाली जगह होती है जिसको वॉइड्स बोलते हैं। तो जितने भी हम इसमें टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, जहां हमारे पॉइंट्स होते हैं लैटिस पॉइंट्स, तो कैटायन और एनायन कहाँ होंगे, कैटायन और एनायन या तो इनके पॉइंट्स पर होंगे या इनके बीच जो जगह है खाली जगह है, वॉइड्स हैं। कौन कौन से वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, या वहाँ क्या है वहाँ कैटायन और एनायन होंगे। इसमें हमको ये समझना है कि कौन सा कैटायन कहाँ है और उसकी पोजीशन क्या है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ रहे थे, सोडियम क्लोराइड है जैसे, सोडियम क्लोराइड में क्या है कि Na+ जो होते हैं वो तो होते हैं वॉइड्स में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, और Cl- कहाँ होंगे, Cl- होंगे जो क्यूब होगा उसके कॉर्नर पर और फेस के सेंटर में। इस तरीके से हमारा क्या है CCP इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 होगी। इसका मतलब ये है कि हर एक Na+ आयन Cl- 6 Cl- आयन से घिरा हुआ है, और हर एक Cl- आयन 6 Na+ आयन से घिरा हुआ है। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको क्या बताए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको ये बताए थे कि कोई पार्टिकल्स अपने चारों तरफ कितने पार्टिकल्स से टच में होता है,
घिरा हुआ होता है, सराउंडेड होता है, तो NaCl में ध्यान रखना है 6 होता है। इसका मतलब ये है कि Na+6 Cl- से घिरा हुआ है और Cl- 1 Cl- 6 Na+ से घिरा हुआ है। तो इस तरीके से है, ठीक है। सारी बात को आप इस टेबल के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स टाइप AB, टाइप AB2 और टाइप A2B, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है हमने रॉक साल्ट NaCl का। स्ट्रक्चर होगा इसका CCP, ठीक। इसमें क्या होगा, NaCl में Cl- आयंस क्या होंगे, वो क्यूब के कॉर्नर्स पर होंगे और फेस सेंटर में होंगे। आयंस कहाँ, जो वॉइड्स में होंगे, Na+ क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। पर यूनिट सेल नंबर फॉर्मूला 4 हो जाएंगे। ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, एक दो आपको एग्जाम्पल इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से सीजियम क्लोराइड का है, इसी तरीके से क्या है, जिंक ब्लेंड का है। सबके स्ट्रक्चर CCP हैं, सिंपल है, ज़्यादा उसमें बात नहीं, बस एक को ध्यान रखना है, ये BCC है इसका, सीजियम क्लोराइड का। इसमें आपको जो मेन चीज़ है वो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया, सोडियम क्लोराइड ही दे दिया, आपसे पूछेगा कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इनको पढ़ोगे जो आपने पहले पढ़ा है, हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, उसमें ये बताया है कि कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, उस हिसाब से इनका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगी, उसी हिसाब से वर्ड्स बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया था कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जितने जितने कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स होते हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसके, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं उसमें। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स की क्या है, जस्ट डबल संख्या होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसके आधार पर क्या है, आप इस टेबल के एग्जाम्पल के माध्यम से उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, जो पढ़ाया है उसी के एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए इसको मैंने एक टेबल में बनाया है, जिससे आपका क्या वहाँ का रिवाइज हो जाएगा और दूसरा आपको एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे। और ये क्या है, बोर्ड में इनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये इतना कंप्लीट हो गया। और इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर था सॉलिड स्टेट, जिसमें क्या है, जिसके सिलेबस में इतने क्वेश्चंस आते थे। अब क्वेश्चंस इसमें छोटे छोटे अलग अलग तरीके से आपको एक्सरसाइज या वैसे आ सकते हैं, लेकिन जितनी बातें हैं वो सब इसमें कवर हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्न पे हमको क्या करना है, नेक्स्ट टर्न पे एक तो ये जितना चैप्टर पढ़ा है उसका रिवाइज करना है, और दूसरी बात ये जो नोट्स हैं, नोट्स आपको जो आप इस माध्यम से पढ़े हो, इन नोट्सों के माध्यम से इनको कैसे आप मेंटेन करोगे, ठीक है। तो एक तो आपको ये मैटर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और इस मैटर को कैसे लिखना है। तो नेक्स्ट टर्न पर दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हैं, फ़ायदा वही बच्चे उठा पाएंगे जो क्या है, पहले से लगातार स्टडी कर रहे हैं। तो एक बार आपको और रिमाइंड कर दूं, नेक्स्ट टर्न पर हम पूरे सॉलिड स्टेट जो फर्स्ट यूनिट है उसको रिवाइज करेंगे और उसके नोट्स कैसे बनाएंगे इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।